हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे कि तुम्हें पता है कि इससे पहले जो वीडियो था वहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के बारे में डिस्कस की थी, जहाँ पे मैंने बताया था कि अगर जो मल्टीप्लिकेशन होगा, तुम अगर एक स्केलर के साथ वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिल जाएगा। फिर मैंने ये बताया था कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स होते हैं, तो वहाँ पे रिजल्ट जो आता है वो होता है कि एक रिजल्ट ऐसा हो सकता है कि दो वेक्टर को तुमने मल्टीप्लाई किया ए और बी वेक्टर को, जिसका रिजल्ट जो होगा वो स्केलर आ जाएगा। फिर मैंने ये बताया कि इसका रिजल्ट ये भी आ सकता है, वेक्टर आ सकता है। जहाँ पे स्केलर आएगा उसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, और इन दोनों के बीच में हम जो साइन यूज़ करते हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो डॉटेड साइन है ना, इसलिए उसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, और ये क्रॉस सिंबल से हम लिखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, तो इससे पहले हमारे पास जो टॉपिक था डॉट प्रोडक्ट, इसके बारे में हमने इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है, कैसे डॉट प्रोडक्ट को करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, फिर उसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हमने किया। फिर हमने डॉट प्रोडक्ट की जो जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है ना, उसको भी डिस्कस किया हुआ है। कुछ होमवर्क मैंने तुम्हें दिया, आई होप कि वो तुम कर पा रहे हो। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके साथ, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। इसका मतलब थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, क्या है कि हमारे पास अगर एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, और इन दोनों के बीच का जो सिंबल है उसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास थे, मैंने बता दिया था। इसके बाद मैं ये कह रहा हूँ कि इन दोनों का प्रोडक्ट करते हुए हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट मान लो ए बी सी हो गया, इसका रिजल्ट वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब ये जो क्वांटिटी है उसका डायरेक्शन रहेगा। ठीक है, तो इतना इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, और इस टाइप ऑफ प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, अब बात यह है कि ये जो सी वेक्टर है इसका डायरेक्शन रहेगा। सी वेक्टर है, ये अगर वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन तो होगा। अब तुम ऐसे कहोगे कि सर ए वेक्टर जो होगा इसका भी तो एक डायरेक्शन होगा, बी वेक्टर जो होगा इसका भी एक डायरेक्शन होगा, तो फिर सी वेक्टर का जो डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे जो एक वेक्टर क्वांटिटी आंसर मिल रहा है, इन दोनों का तुमने क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया, करते हुए तुम्हें एक आंसर मिला जो कि सी वेक्टर मैंने बताया, लेट अस कंसीडर कि सी वेक्टर विद आंसर। तो अब सी वेक्टर का तो एक डायरेक्शन होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो डायरेक्शन होगा सी वेक्टर का, क्या वो ए वेक्टर के अलोंग होगा या फिर बी वेक्टर के अलोंग होगा, या फिर इसका डायरेक्शन कुछ और ही होगा। ठीक है, तो इसको जानने के लिए पहले हम ये देख लेते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट की जो मैग्नीट्यूड, मतलब जो हम मैथमेटिकली लिखते हैं, इसको कैसे लिखते हैं। तो जैसे कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास अगर ए डॉट बी होता है, मतलब एक वेक्टर ए है जो कि ऐसे है इस डायरेक्शन पे, एक वेक्टर ऐसा है बी वेक्टर जो कि इस डायरेक्शन पे है, इन दोनों के बीच में अगर थीटा एंगल है, ठीक है, एंगल तो वैसे ये भी हो सकता है, तो स्मॉलर एंगल हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये एंगल है, तो इसका आंसर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ठीक है, तो ये क्या था, ये डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे लिखते थे। तो उसी तरीके से अगर मुझे ये जानना है कि भाई सी वेक्टर जो होगा इसका डायरेक्शन कहाँ पे है, पहले हम ये देख लेते हैं इसको मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो फंडा वही होगा कि मेरे पास एक वेक्टर है इस डायरेक्शन पे, बी वेक्टर इस डायरेक्शन पे है, और मेरे पास एक एंगल है थीटा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ए क्रॉस बी अगर तुम करते हो, यहाँ पे ए क्रॉस बी करते हो तुम, तो इसका आंसर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अब तुम्हें पता है कि इसका जो आंसर होगा वो स्केलर होगा नहीं। अभी तक जो मैंने लिखा है इसको देख लो, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, ये इसका भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, ये भी स्केलर क्वांटिटी होगा। और ये क्या है, ये साइन थीटा, इसका वैल्यू 1 0 हाफ √3/2 1/√2 ऐसा कुछ आ सकता है ना, सारा तो न्यूमेरिकल वैल्यू है। मतलब इतना जो लिख दिया मैंने, ये सारा मिलके क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तुम कहोगे सर ये तो आपने मैग्नीट्यूड लिख दिया। अब मैंने कहा कि ए क्रॉस बी करने से तुम्हें वेक्टर मिलेगा,
तो ये अगर वेक्टर है, मान लो यहाँ पे लिखा मैंने a क्रॉस b इक्वल टू सी वेक्टर, तो c अगर वेक्टर है तो इसके पास क्या क्या होना चाहिए, इसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, एट द सेम टाइम डायरेक्शन होना चाहिए। तो अब इसका जो मैग्नीट्यूड है, मतलब a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड c है वो तो हमने लिख दिया ए बी साइन थीटा। अब क्या बचा, डायरेक्शन, है ना। तो डायरेक्शन के लिए ये मैग्नीट्यूड है, इसका डायरेक्शन हम एक यूनिट वेक्टर एन कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एन कैप किसका डायरेक्शन दे रहा है, ए क्रॉस बी का या फिर सी वेक्टर का, मतलब सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इतना है और डायरेक्शन क्या है, एन कैप। ठीक है, तो ये हमने एक यूनिट वेक्टर यूज किया, इतना क्या था, सी वेक्टर था, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, इतना। ठीक है, और डायरेक्शन एन कैप। तो अब हमें जानना है कि एन कैप का डायरेक्शन क्या होगा, जो एन कैप का डायरेक्शन होगा वही तो सी वेक्टर का डायरेक्शन होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था। फंडा क्या था कि हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट करना है, हमारे पास दो वेक्टर है, इस तरीके से है, इन दोनों के बीच में स्मॉलर एंगल थीटा ये है। फिर हमें ये पता था कि हम अगर दो वेक्टर क्वांटिटी को क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो जो फाइनली जो आंसर मिलेगा वो स्केलर नहीं होगा, वो वेक्टर होगा। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी था, उससे पहले वाला पॉसिबिलिटी डॉट प्रोडक्ट था जो हमने कर लिया था लास्ट डे। ठीक है, तो अब हमने देखा कि इसको रिप्रेजेंट करते हुए हमारे पास फाइनल जो क्वांटिटी है इसके पास डायरेक्शन रहता है, तो इसका डायरेक्शन कहाँ पे होगा, इसको जानने के लिए हमने क्या किया, पहले जानने की कोशिश की इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं। तो इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ स्मॉल एंगल बिटवीन देम। तो इतना मैग्नीट्यूड हो गया, उसके बाद हमारे पास डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन को हम मैग्नीट्यूड तो लिख ही दिया, फिर डायरेक्शन हम एन कैप से लिखे। फिर हम ये कह रहे हैं कि एन कैप का जो डायरेक्शन होगा, एन कैप का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन तो सी वेक्टर का होगा, वही डायरेक्शन तो ए क्रॉस बी का होगा, है ना। क्लियर है ना ये चीज। मतलब एक चीज यहाँ से बता देता हूं कि जो सी वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो अलोंग ए वेक्टर नहीं होगा, जो सी वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो अलोंग बी वेक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन कुछ और होगा। तो इसको और बारीकी से समझेंगे कि कैसे पता करें कि इसका डायरेक्शन एग्जैक्टली होगा किस डायरेक्शन पे। ठीक है, तो अभी के लिए हमारे पास इतना इंफॉर्मेशन है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। अगर तुम मेरे से पूछते हो सर फिर ए क्रॉस बी अगर मैं ऐसे दे दूं इसका आंसर क्या होगा, तो बताओ क्या होगा इसका आंसर, मैग्नीट्यूड इतना है ना, ये टर्म तो मैग्नीट्यूड का सिंबल है, मॉड है, तो इतना आंसर होगा ए बी साइन थीटा। मैंने कहा है कभी कभी मैं ए भी ऐसे लिख दूंगा, कभी कभी ऐसे भी लिखूंगा। तुम ये मान के चलो कि ए जो है मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिखा, बी जो है मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिखा, तो इस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है ए बी साइन थीटा। अगर तुम मैग्नीट्यूड नहीं लिख रहे हो तो ए बी साइन थीटा एन कैप होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो स्केलर क्वांटिटी होता है, मैग्नीट्यूड में तो डायरेक्शन होगा नहीं, है ना। मैग्नीट्यूड तो सिर्फ मैग्नीट्यूड, वेक्टर पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। फॉर द टाइमिंग यहाँ पे हमने अगर मैग्नीट्यूड लिया हुआ है तो ये आंसर है। क्लियर है। अभी भी हमारे पास वही क्वेश्चन है कि भाई ये जो सी वेक्टर है इसका डायरेक्शन कैसे पता करें। तो देखो इसका डायरेक्शन हमें पता करने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, हमारे पास दो रूल्स होते हैं, राइट हैंड थंब रूल कहते हैं हम, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, या फिर स्क्रू रूल। इसको रब कर दें। इन दोनों रूल से मतलब तुम निकाल सकते हो क्या चीज, ये सी वेक्टर जो है इसका डायरेक्शन या फिर जो एन कैप है उसका डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन सेम ही है और इन दोनों को मिला के ही तो सी हो रहा है ना, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन वही होगा। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या है, सी का डायरेक्शन है, सी का डायरेक्शन क्या है, एन कैप का डायरेक्शन है। फिर से सी का डायरेक्शन क्या ए के डायरेक्शन के सेम है, नहीं है। सी का डायरेक्शन क्या सी वेक्टर बी वेक्टर के अलॉन्ग है, नहीं है। सी वेक्टर ए वेक्टर के अलॉन्ग भी नहीं है, सी वेक्टर बी वेक्टर की अलॉन्ग भी नहीं है। ए क्रॉस बी करने के बाद जो डायरेक्शन होगा वो होगा सी वेक्टर, और सी वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड ये है और डायरेक्शन ये है, तो एन कैप का डायरेक्शन और सी वेक्टर का डायरेक्शन सेम है। तो अब देख लो, अगर मेरे पास ऐसा है ए वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर, ठीक है। देखो ये तो दोनों सेम प्लेन पे होगा। मान लो मेरे पास x, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस है, यहाँ पे a वेक्टर है, यहाँ पे b वेक्टर है ना। a वेक्टर, ये b वेक्टर सेम ही प्लेन पे है, ठीक है, एक ही प्लेन पे है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ
कि तुमने किया क्या। तो अगर तुम राइट हैंड थंब रूल देखते हो, है ना, तो राइट हैंड थंब रूल पे तुमने ए से बी को क्रॉस किया। अब ऐसा भी हो सकता है कि बी क्रॉस ए, ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि हमने ये बताया था कि ए डॉट बी जो होगा वो बी डॉट ए हो जाएगा, मतलब ए बी कॉस थीटा बी ए कॉस थीटा सेम ही होगा, वो हमें पता था, है ना। तो हम यहाँ पे ये भी चीज़ गौर करेंगे कि ए क्रॉस बी जो होगा क्या वो इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा। इससे ये भी पता चल जाएगा, मतलब इस रूल से, इन दोनों रूल से ये भी पता चल जाएगा तुम्हें कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम होगा कि नहीं होगा। देख लो, पहले डायरेक्शन समझ लेते हैं कि तुम्हें ना ऐसा है कि फिंगर जो है इसको कर्ल करना है और थंब को जो है अप रखना है, बाकी फिंगर को कर्ल कर देना है। और कर्ल जो करोगे वो तुम जिस, मतलब ए क्रॉस बी तुम कह रहे हो, ए क्रॉस बी, तो ए से बी पे कर्ल करवाना है फिंगर्स को, बाकी जो 4 फिंगर है यहाँ पे तुम्हारे पास। तो ए से बी ऐसे किया तुमने, जो थंब है ना वो तुम्हें जो डायरेक्शन देगा वही अल्टीमेट डायरेक्शन होगा सी वेक्टर का। समझ रहे हो, क्लियर है। तो ये ऐसे डायरेक्शन दे रहा है ऊपर की तरह, ठीक है, क्लियर है। फिर से बता देते हैं कि ए क्रॉस बी, ए से बी पे जाना है, ए से बी तक जाना है, तो ये जो चारों फिंगर है इसको ए से बी ऐसे, और फिर थंब अप कर दो, है ना, थम्स अप वाला ऐड भी हो गया। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, थंब जहाँ पर डायरेक्ट कर रहा है ना वो क्या हो जाएगा, सी का डायरेक्शन। अब अगर तुम मुझे कहते हो कि सर तो फिर बी क्रॉस ए कैसे होगा, तो इसी रूल से हम अगर देखें तो क्या करना पड़ेगा, बी से ए पे कर्ल करना पड़ेगा। ये सारा फिंगर ऐसे कर रहे हैं हम। अब थंब देखो कहाँ पे है, उल्टा डायरेक्शन पे है ना, पहले कहाँ पे थे, इस डायरेक्शन पे थे, ऐसे करने से अंदर घुस रहा है, तो ये दोनों ऑपोजिट है ना, है ना। मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो देखो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा ए बी साइन थीटा, फिर बी क्रॉस ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी होगा ए बी साइन थीटा। मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड में तो कोई माइनस वाइनस नहीं आता, है ना। मैग्नीट्यूड जो लोगे, मॉड जब तुम देते हो हमेशा पॉजिटिव आंसर ही लिखोगे, बट जब तुम डायरेक्शन देख रहे हो कि ए से बी जब तुम क्रॉस कर रहे हो तब तुम्हारा डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आ रहा है, बट बी से ए जब क्रॉस कर रहे हो तब तुम अंदर घुस रहे हो। इसका मतलब तुम्हारा जो एक चीज़ मिल गया तुम्हें यहाँ से कि भाई ए क्रॉस बी अगर मुझे करना है और मैं अगर इसको बी क्रॉस ए से इक्वल लिखता हूँ तो इक्वल होगा नहीं, यहाँ पे एक नेगेटिव आएगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, ठीक है। आई होप कि अब क्लियर है। तो ये रूल और ये रूल सेम ही है एक्चुअली। क्या है रूल, ये कह रहा है, एक चीज़ और बता देता हूँ इस रूल से पहले, ये बता देता हूँ। देखो ये जो आया ना अल्टीमेटली तुम्हारे पास सी वेक्टर, ये दोनों के साथ परपेंडिकुलर है। जैसे कि ए क्रॉस बी कर रहे हो ना, ऐसे हो या फिर अंदर घुसे, दोनों के साथ ही ऐसे देखो ना, ऐसे आ रहा है, ये इसके साथ भी परपेंडिकुलर है, इसके साथ भी परपेंडिकुलर है। मतलब सी वेक्टर ऐसे लिख दूं मैं पहले, सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द, ये एक प्लेन पे है, जो भी प्लेन है एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। मान लो ये एक्स वाई प्लेन पे है, तो सी वेक्टर यहाँ पे है, तो ये एक्स वाई प्लेन के साथ परपेंडिकुलर हो गया ना। तो सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये और बारीकी से समझ में आएगा तुम्हें। अगर तुम्हें अभी भी कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, मतलब ये जो सेंटेंस मैंने लिखा या फिर मैं बता रहा हूँ कि ये दोनों वेक्टर एक ही प्लेन पे है, सेम प्लेन में होगा बेसिकली, दो वेक्टर हैं तो दोनों वेक्टर तो सेम ही प्लेन पे होगा। तीसरा वेक्टर जो आ गया सी वेक्टर, वो कैसे मिला तुम्हें, इसका डायरेक्शन ऐसे करो या फिर ऐसे करो, ए क्रॉस बी कर रहे हो तो ऐसे हो रहा है, ये वेक्टर ऐसे जा रहा है, ये दोनों के साथ परपेंडिकुलर होगा। मतलब जो भी प्लेन है ये कोई भी प्लेन में होगा, मतलब एक्स वाई प्लेन पे हो सकता है, जेड एक्स प्लेन पे हो सकता है, वाई जेड प्लेन पे हो सकता है ना, कोई भी प्लेन पे हो सकता है। उस प्लेन के साथ जो अल्टीमेट वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर होगा। अब फिर मैंने ये भी कहा, अगर ये जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है ना, तो थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा। चलो फिर से इसको देख लेते हैं। स्क्रू रूल क्या कहते हैं, सेम ही है, स्क्रू है ना, हम बेसिकली स्क्रू ड्राइवर ऐसे कुछ कहते हैं, है ना। तो स्क्रू ड्राइवर को तुम अगर ऐसे, स्क्रू को तुम खोल सकते हो और इसको अंदर भी डाल सकते हो, है ना। तो मान लो तुमने ऐसे मूव किया, ऐसे मतलब क्लॉकवाइज, है ना, या फिर तुम ऐसे मूव कर रहे हो, एक डायरेक्शन में तुम मूव कर रहे हो तो ये अंदर जा रहा है, दूसरी डायरेक्शन में तुम मूव कर रहे हो तो ये बाहर आ रहा है ना। तो मतलब मान लो तुम स्क्रू को ऐसे घुमा रहे हो तो ए से बी क्रॉस कर रहे हो, ए से बी क्रॉस कर रहे हो, फिर से
ये अगर तुम्हारे पास, जैसे कि हम इसको स्क्रू ड्राइवर भी कहते हैं, है ना, तो इसको तुम कैसे मूव कर सकते हो, ऐसे ऐसे कर सकते हो, या फिर क्लॉकवाइज, मतलब स्क्रू को तुम ऐसे मूव करवा सकते हो या फिर ऐसे मूव करवा सकते हो। सिंपल सी बात है, स्क्रू का मूवमेंट खुद से देख लो, लेके एक हाथ में ले लो, है ना। तो अगर तुमने ऐसे किया, क्लॉकवाइज किया, तो ये अंदर चला जाएगा, है ना। तुमने ऐसे क्लॉकवाइज मूव किया तो ये अंदर जा रहा है, और तुमने ऐसे किया तो ये बाहर आ रहा है। मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में, जैसे कि तुम्हारे पास ए क्रॉस बी करना है, अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में तुम देख लो ये कौन सा मूवमेंट हो गया, ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ऐसा तो एंटी क्लॉकवाइज होता है ना, ए क्रॉस बी कर रहे हैं। वैसे राइट हैंड थंब रूल से पता ही चल रहा है, ऐसे फिर स्क्रू रूल से भी पता चल रहा है। कैसे कि तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, तो एंटी क्लॉकवाइज तुम घुमाओगे तो बाहर निकलेगा। और अगर तुम्हें बी क्रॉस ए करना है तो बी से ए, मतलब इस डायरेक्शन पे, है ना, बी से ए इस डायरेक्शन में, ए से बी मतलब इस डायरेक्शन में, बी से ए मतलब इस डायरेक्शन में स्क्रू को घुमाना है, तो क्या होगा, अंदर घुस जाएगा। सिंपल सी बात है ना। तो मैंने ये कहा कि तुम्हारे पास दो रूल्स होते हैं कि राइट हैंड थंब रूल्स बहुत ही सिंपल है, कल कर लो कहाँ से कहाँ तक करना है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, या फिर ऐसे कर लो, बी क्रॉस से कर रहे हो तो तुम्हें पता चल रहा है कि दोनों से तुम्हें पता चल रहा है कि स्क्रू रूल से पता चल रहा है कि एक बार अगर अंदर जा रहा है तो दूसरी बार वो बाहर आ रहा है। सिंपल सी बात है, स्क्रू रूल यही कहता है। स्क्रू ड्राइवर से तुम ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली तुम्हें ये पता चल ही रहा है कि इन दोनों के बीच में जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसका जो फाइनल जो वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन तुम इससे या फिर इससे निकाल सकते हो इजीली। और देखा गया ये निकालते हुए कि हमारे पास जो तीसरा वेक्टर होगा दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग दिस एंड दैट। अब इस चीज़ को और क्लियर करवा देते हैं, जैसे कि पिछले दिन हमने किया था कि मान लो हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। एक चीज़ तो तुम्हें पता है, ये एक्स वाई जेड जो एक्सिस होता है वो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है। सिंपल सी बात है, पता है, हमने लिखा भी तो था आई डॉट जे लिखा था ना कि 1 × cos 90 क्यों लिखा था, cos 90 क्यों लिखा था, क्योंकि हमें पता था कि एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर को हम आई कैप, वाई एक्सिस के यूनिट वेक्टर को हम जे कैप और जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर को हम के कैप लिखेंगे। फिर ये क्या था, आई डॉट जे मतलब कॉस किसका एंगल था, आई कैप और जे के बीच में, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल तो 90 डिग्री होता है ना। वो हमें पता है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस जो होता है वो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है। कंफ्यूजन है? नहीं है। चलो अब देखो, अब अगर तुम ये कहना चाहते हो कि भाई मैं आई क्रॉस जे करना चाहता हूं, आई क्रॉस जे करना चाहता हूं, ठीक है, तो क्या होगा आंसर, तो तुम कहोगे सर ए क्रॉस बी करने से आंसर होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। तो इसका आंसर क्या होगा, ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो आई कैप मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आई मतलब 1, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ जे मतलब 1, है ना, फिर साइन ऑफ एंगल बिटवीन आई एंड जे, साइन ऑफ एंगल बिटवीन आई एंड जे मतलब 90 डिग्री। फिर ये क्या है, ये वो है कि तुम स्क्रू रूल अप्लाई कर दो, एक्स से वाई ऐसे जाना है, तो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये वाला एक्सिस कौन सा होता है, जेड एक्सिस होता है। समझ रहे हो ना, मतलब तीसरा जो है नहीं वो उस एक्सिस के बारे में तुम्हें पता चल रहा है। मतलब क्या हो गया, आई क्रॉस जे इक्वल 1 × 1 और ये क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये 1 साइन 90 भी 1 है, तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास के कैप आ रहा है। ठीक है, क्लियर है, इतना क्लियर है। फिर से क्या कहा मैंने, मेरे पास ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप होता है। ठीक, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, देखो यहाँ पे डायरेक्शन है, एन कैप है, इसका मैग्नीट्यूड इतना है, डायरेक्शन ये है। इससे पहले हमने इसका डायरेक्शन के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले ली थी, हमें पता था कि राइट हैंड थंब रूल या फिर स्क्रू रूल से हम इसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं, और डायरेक्शन निकालते हुए हमें पता चला कि इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। अब इस चीज़ को और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। हमें पता था कि एक्स वाई जेड एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब तुम कह रहे हो कि आई क्रॉस जे जब मैंने किया ऐसे कर दो तो मुझे ये डायरेक्शन मिला, तो ये वाला डायरेक्शन कौन सा होता है, यहाँ पे तो मैंने बोर्ड है ना इसलिए ऐसे ड्रॉ किया, ये तो ऐसे होगा, जेड एक्सिस होगा। अब बताओ जेड एक्सिस इन दोनों के साथ परपेंडिकुलर है कि नहीं है, है ना। ये अगर जेड एक्सिस होगा, जेड एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ भी परपेंडिकुलर है, वाई एक्सिस के साथ भी परपेंडिकुलर है, तो ये एक्स वाई प्लेन है ना।
और ये क्या है, z एक्सिस है। तो दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग दिस एंड दैट, आई एंड जे। इससे और इजीली समझ में आता है ना, जैसे कि मैंने पहले लिख दिया था कि सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो इसमें थोड़ा सा अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है, अब इससे इजीली समझ जाओगे। पहली बात, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। दूसरी बात, तुम्हें आई क्रॉस जे करना था, आई क्रॉस जे तुमने लिखा, यहाँ से रिजल्ट लिखा, लिखते हुए तुमने कहा कि आई क्रॉस जे का जो वेक्टर होगा वो तो इस डायरेक्शन में होगा, है ना, या फिर तुम स्क्रू रूल लगाओ, ये निकलेगा। तो z एक्सिस में होगा, z एक्सिस का यूनिट वेक्टर हम k कैप से लिखते हैं, तो k कैप लिख दिया। फिर क्या हुआ, फिर उस सेंटेंस को फिर और एक बार वेरीफाई कर रहे हैं। कौन सा सेंटेंस, जैसे कि मैंने लिखा था c वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग a वेक्टर एंड b वेक्टर, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे k कैप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग i कैप एंड j कैप, ये होना चाहिए। तो इसको हमने क्रॉस चेक किया कि हाँ भाई ये तो z एक्सिस है, और z एक्सिस तो इसके साथ भी परपेंडिकुलर है, इसके साथ भी परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पे आई कैप के जगह पर मैंने के कैप, सॉरी सी वेक्टर के जगह पे यहाँ पे के कैप आंसर आ रहा है, अगर ये जे कैप होगा और ये आई कैप होगा, ठीक है। तो इसके लिए स्टेटमेंट क्या था कि सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो इसको और बारीकी से समझने के लिए हमने आई जे के ले लिया, फिर इजीली समझ में आ रहा है कि के वेक्टर मतलब के कैप, सॉरी के कैप तो यहाँ पे हो रहा है, यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं ना, आई जे के सारा कैप होता है, पता है तुम्हें। तो ये तुम्हारे पास z एक्सिस हो गया, के कैप का डायरेक्शन ये है, अलोंग z एक्सिस है, तो इसके साथ ये भी परपेंडिकुलर, इसके साथ ये भी परपेंडिकुलर, तो ये अगर एक्स वाई प्लेन है तो पूरा एक्स वाई प्लेन के साथ ये परपेंडिकुलर। तो के कैप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आई कैप एंड जे कैप, और नहीं बताऊंगा, अब समझ चुके हो। चलो, तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गया। बट हमारे पास नोट करने वाली बात ये हो गया कि लास्ट डे जैसे हमने कुछ नोट्स बनाए थे, ऐसा कुछ नोट्स मिल रहे हैं हमारे पास। क्या, पहली बात तो ये है कि भाई आई क्रॉस जे जो होगा ना वो के कैप होगा। अब तुम कहोगे सर अगर आपने जे क्रॉस आई लिख दिया तो के कैप का नेगेटिव z एक्सिस हो जाएगा, तो नेगेटिव के कैप होगा। तो इस हिसाब से j क्रॉस के करोगे तो आई कैप होगा। सिंपल सी बात है यार, जो रहता नहीं ना वो आंसर होता है। आई है, जे है, के नहीं है तो के आंसर होगा। कैसे हो रहा है वो मैंने इलाबोरेटली यहाँ से डिस्कशन की थी पूरा, ठीक है। अभी हम डायरेक्ट लिख लेंगे, फिर हमें ये प्रॉपर्टी भी पता है कि उल्टा कर देंगे, के क्रॉस जे कर देंगे तो माइनस आई कैप हो जाएगा। और बताओ तीसरा क्या लिखूं, के क्रॉस आई करोगे तो जे कैप होगा, बट आई क्रॉस के करोगे तो माइनस जे कैप होगा। ये तुम्हें नोट करना है, जल्दी से नोट कर लो, पॉज करके कर लेना, ठीक है। अब तुम सोच रहे होगे कि सर ने ये तो नहीं लिखा, आई क्रॉस आई, बताना कितना होगा, आई क्रॉस आई कितना होगा। कैसे करते हैं, आई क्रॉस आई इससे लिख लेते हैं ए क्रॉस बी, कैसे लिखते हैं, ए बी साइन थीटा एन कैप, है ना। तो कैसे लिखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आई 1, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ आई 1, फिर आई और आई के बीच का जो एंगल होगा ना वो तो सेम डायरेक्शन में होगा, जीरो होगा, मतलब साइन ऑफ जीरो होगा। अब तुम्हें पता है साइन जीरो मतलब जीरो है, और साथ में एन कैप, तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, जीरो हो जाएगा। मतलब ये नल वेक्टर हो गया ना, इसका मैग्नीट्यूड जीरो है और डायरेक्शन है मतलब, बट अभी मैग्नीट्यूड जीरो है इसका, नल वेक्टर मैंने बताया था। तो सिंपल हम ऐसे लिखे, याद रखेंगे नोट में। फिर दूसरा लिख लो तुम कि आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के इक्वल टू जीरो होता है। मार्कर चेंज कर लूँ मैं, ठीक है। तो तुम्हारे पास ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी साथ साथ है ऑब्वियसली। तो ये रिजल्ट्स जो होंगे ना, जैसे कि डॉट प्रोडक्ट के बारे में मैंने लिखवाया था, अभी क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में मैं लिखवा रहा हूँ, तो ये सारा चीज़ें ना आगे जाके न्यूमेरिकल हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने कल भी तुम्हें दिखाया था कि वो सब झमेला में नहीं पढ़ना है कि तुम्हें आई डॉट जे करना ही नहीं है, छोड़ दो इसको, सिर्फ आई डॉट आई वाला चीज़ ही लिखो। डॉट प्रोडक्ट एक होमवर्क भी दिया था, है ना।
तो जो होमवर्क देता हूँ ना उसका मुझे आंसर दिया करो कमेंट में। चलो, तो ये तुम्हारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसको तुम डायरेक्ट यूज़ करोगे। आई क्रॉस जे इक्वल टू के, तुम्हें ये भी पता है कि के वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आई वेक्टर एंड जे वेक्टर। ठीक, फिर तुमने इसको कैसे निकाला, इसको तुमने राइट हैंड थंब रूल या फिर स्क्रू रूल से तुमने पता चल गया कि ऐसे करेंगे तो इस डायरेक्शन में होगा, उल्टा कर देंगे तो अंदर चला जाएगा। स्क्रू ऐसे घुमाओगे या फिर ऐसे घुमाओगे, एक बार निकलेगा एक बार अंदर घुसेगा। ठीक है, चलो अब हम ये देख लेते हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है एक्चुअल सिचुएशन में हम कैसे निकालेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए स्पेशली हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल टूल का हेल्प लेते हैं। मतलब यहाँ पे हम जो क्रॉस प्रोडक्ट एग्जैक्टली जब हम करने वाले होंगे, मतलब मेरे पास अगर एक वेक्टर, ये मिटा देता हूँ मैं, एक वेक्टर मान लो ऐसा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, और दूसरा वेक्टर मेरे पास है आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। अगर तुम मेरे से पूछ रहे हो कि भाई ए क्रॉस बी तुम्हें करना है, ठीक है, तो इसको ना शॉर्टकट में हम डिटर्मिनेंट से करते हैं। मैथमेटिकल एक टूल है, तो आई होप कि ये एचएस सेकेंड ईयर में होगा, फर्स्ट ईयर में होगा नहीं। डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट मेरे हिसाब से तो एचएस सेकेंड ईयर में होना चाहिए। तो ये क्या होता है, इससे हम शॉर्टकट में कर देते हैं। तो मैं जैसे जैसे समझा रहा हूँ ना, तुम वैसे वैसे बारीकी से समझना, इजीली हो जाएगा। डिटर्मिनेंट देखो, ये वीडियो अगर मैं मेंशन यहाँ पे कर देता हूँ, ये वीडियो अगर एचएस फर्स्ट ईयर में अभी अभी जो प्रमोट हुए हैं, अगर वो बच्चे देख रहे हैं ना, तो ये उनके लिए नया चीज़ है। दूसरा कोई बंदा देख रहा होगा तो वो उसको ईजिली पता है कि डिटर्मिनेंट कैसे करते हैं। सेकेंड ईयर के बच्चे अगर देख रहे हैं ये वीडियो, तो इनको पता है कि डिटर्मिनेंट कैसे करते हैं। बट मुझे सबको बताना है, तो मैं पहले से ही बता रहा हूँ एकदम सिंपल स्टेप्स है, ठीक है। तो देखो, डिटर्मिनेंट जो होता है ना, उसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, दो लाइंस, और दो लाइंस के बीच में हम कुछ लिखते हैं। यहाँ पे कुछ लिखते हैं, यहाँ पे कुछ लिखते हैं और यहाँ पे कुछ लिखते हैं, ठीक है। वैसे ये चीज़ जिसका मैथमेटिक्स है नहीं, वो तो ऐसे ही सीख लोगे जैसे मैं बताऊंगा। जिसका मैथमेटिक्स है वो तो आगे जाके बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी करोगे जिस सेकेंड ईयर में। तो जितना हमें चाहिए उतना हम कर लेते हैं। हमें सिर्फ मतलब है इससे कि क्रॉस प्रोडक्ट जो करेंगे ना, उसका आंसर आएगा, वो भी एक वेक्टर ही होगा। तो इसके लिए हम डिटर्मिनेंट का हेल्प लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट हम ऐसे करके लिखते हैं, ये मॉड साइन है नहीं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है। तो देखो, ए वेक्टर का पहले तुम्हें यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो आई कैप जे कैप और के कैप यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। फिर तुम्हें क्या करना है, ए क्रॉस बी करना है या फिर बी क्रॉस ए करना है। अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन ये है कि ए क्रॉस बी करना है भाई तुम्हें, तो पहले ए का जो आई जे के का कोफिशिएंट होता है उसको तुम्हें लिखना है, ठीक है। फिर तुम्हें बी का जो आई जे के का कोफिशिएंट है उसको तुम्हें लिखना है। अगर उल्टा मैं बताऊं कि बी क्रॉस ए करना है, तो नेक्स्ट यहाँ पे लिखना है बी का जो आई जे के का कोफिशिएंट है यहाँ पे। तो अगर तुम्हें सेंटेंस से समझ में नहीं आ रहा है ना, तो अभी मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ कि मुझे ए क्रॉस बी करना है, तो नेक्स्ट जो होगा मुझे कोफिशिएंट्स लिखना है। किसका लिखना है, ए वेक्टर का। क्यों, क्योंकि ए क्रॉस बी करना है मुझे। बी क्रॉस ए होता तो पहले बी वेक्टर का कोफिशिएंट्स लिख देता आई जे के का। तो मुझे ए क्रॉस बी करना है, तो ए वेक्टर का कोफिशिएंट यहाँ पे देखो 1 है, इसका कोरस्पॉन्डिंग 1 है और इसका कोरस्पॉन्डिंग भी 1 है। प्लस 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 सारे प्लस है, तो ये 1 है, ये 1 है और ये भी 1 है। सिंपल है। उसके बाद क्या करना है तुम्हें पता चल ही गया। उसके बाद तुम्हें बी का कोफिशिएंट लिखना है, तो 1 माइनस 1 माइनस 1, तो लिख देते हैं 1 माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट का जो रूल होता है वो ऐसा होता है, इसको रब कर देते हैं। चलो, लिख लिया ना मैंने, तुम तो क्वेश्चन लिख लोगे बैक करके या फिर पॉज करके। डिटर्मिनेंट का रूल ये कहता है कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है इसको ऐसे करना है, आई कैप ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ऐसे अगर तुम कर दोगे ना तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। मतलब आई कैप के टाइम पे प्लस लेना है, तो ये प्लस हो गया। फिर क्या करना है, आई कैप को छोड़ दो इस साइड से और इस साइड से बंद कर दो, ऐसे कर दूं, ऐसे। अब दिखाई दे रहा है 1 1 माइनस 1 माइनस 1 दिखाई दे रहा है ना। तो दिस इनटू दैट माइनस दिस इनटू दैट, ये होगा आई कैप के साथ। ये डिटर्मिनेंट का रूल मैं बता रहा हूं तुम्हें। तो क्या होगा, मैं थोड़ा सा इलेबोरेटली लिखूं ताकि
पहले दिन कर रहे हो तो अच्छी तरीके से समझ में आए। इसको बंद कर देना है, साथ साथ इसको भी बंद कर देना है। करने के बाद क्या करना है, दिस इंटू दैट माइनस, फॉर्मूला वाला माइनस है ये, दिस इंटू दैट। तो देखो दिस इंटू दैट मतलब तुम कह रहे हो, मैं पूरा लिखता हूँ 1 इंटू -1, ये इतना लिख दिया मैंने। फिर फॉर्मूला वाला माइनस -1 इंटू 1, -1 इंटू 1, ये किसका हो गया, आई कैप का। अब तुमने कहा कि यहाँ पे माइनस देना है तो माइनस जे कैप लिखते हैं। फिर उसी तरह इसको और इसको बंद करना है। इसको जब बंद कर दिया तुमने तो दिस इंटू दैट माइनस दिस इंटू दैट, दिस इंटू दैट माइनस दिस इंटू दैट। कभी कभी HS सेकेंड ईयर में जाके कभी कभी तुम्हें किताब में यहाँ पे प्लस भी मिल सकता है, मतलब यहाँ पे भी प्लस मिल सकता है। तब तुम सोचोगे कि सर ने तो यहाँ पे माइनस सिखा दिया था। अब जब हम HS सेकेंड में आ गए या फिर सेकेंड ईयर की किताब अगर तुम अभी देख रहे हो तो तुम देखोगे कि यहाँ पे प्लस हो गया। तुम सोचोगे कि सर ने गलत सिखा दिया। सर ने गलत नहीं सिखाया। मैं अगर यहाँ पे माइनस दे रहा हूँ तो पहले दिस इंटू दैट कर रहा हूँ ना, तो प्लस दोगे तो पहले दिस इंटू दैट कर दोगे, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, समझ में नहीं आया है ना। अगर मैंने माइनस दिया यहाँ पे, मतलब नेक्स्ट यहाँ पे लिखना चाहता हूँ तो पहले लिख लूँ कि इसको कवर अप करना है और इसको कवर अप करना है, तो दिस इंटू दैट बता रहा हूँ ना। अगर मैंने माइनस दिया तो दिस इंटू दैट करना है, अगर प्लस दोगे तो पहले दिस इंटू दैट करना है। अगर माइनस दिया तो दिस इंटू दैट करना है। अगर यहाँ पे प्लस दे दोगे, यहाँ पे प्लस दे दोगे, किताबें मिल रहा है तुम्हें प्लस, तो उन्होंने पहले दिस इंटू दैट किया फिर माइनस दिस इंटू दैट किया, तो ये उल्टा हो जाता है ना। ये आसान होता है, ऐसे घूमना आसान होता है, ऐसे घूमना। यहाँ से यहाँ तक गए, फिर माइनस दिए, फिर यहाँ से यहाँ तक गए। ठीक है, तो बस मैं ये मेंशन कर रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होता है कि फर्स्ट ईयर में ही सेकंड ईयर वाला मैथमेटिक्स किताब खोल लेते हैं, फिर देखते हैं कहीं कहीं किताब पे यहाँ पे प्लस दिया हुआ है तो सोचते हैं कि ये गलत हो गया। गलत नहीं हुआ, वो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, उसका पैटर्न चेंज हो रहा है। ठीक है, आई होप कि समझ चुके हो। इतना तो समझ ही जाओगे यार, इतना क्या है। तो अल्टीमेटली बता दो जल्दी जल्दी। तो हम माइनस लिखेंगे, मैंने तुम्हें माइनस सिखाया तो माइनस ही लिखेंगे जल्दी से। ये इसको बंद करना है, फिर इसको बंद करना है। 1 इंटू -1 मतलब -1 होगा। पहला स्टेप पूरा डिटेल में लिखा, अब मैं डिटेल में नहीं लिखूंगा। 1 इंटू -1 मतलब माइनस हुआ, फिर फॉर्मूला वाला माइनस है, फिर माइनस 1 इंटू 1 मतलब 1 हुआ। ठीक, फिर क्या करना है, यहाँ पे प्लस है, ये तुम्हें देना नहीं है। मैं पहले बार सिखा रहा हूँ ना, इसलिए माइनस प्लस माइनस दिया, तुम्हें तो देना ही नहीं है। फिर क्या है, के कैप है। फिर देखो इसको बंद करना है और साथ में ये ऊपर वाला बंद करना है। ऊपर वाला तो हर बार बंद होगा और कॉरस्पॉन्डिंग जो ये है बंद हो जाता है। तो इसको बंद करना है और इसको बंद करना है। फिर रहा क्या, ये और ये। तो दिस इंटू दैट मतलब -1 हो गया, तो -1 लिखो। दिस इंटू दैट -1 हो गया, माइनस दिस इंटू दैट, ये फॉर्मूला वाला माइनस, और 1 इंटू 1 मतलब 1 हो जाएगा। इसको बंद कर दिया ना तुमने, ये 4 एलिमेंट रहते हैं, तो दिस इंटू दैट -1, फॉर्मूला वाला माइनस दिस इंटू दैट, दिस इंटू दैट -1 हुआ, लिखा मैंने। फिर फॉर्मूला वाला माइनस ये है, फिर 1 इंटू 1 मतलब 1 हुआ, ये हुआ। ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलो जल्दी से कर देते हैं। अब हमारे पास आंसर जो आ रहा है, देखो ये आई कैप है, लिख देते हैं आई कैप। क्या बचा देख लो, 1 -1 है ना, तो यहाँ पे -1 आएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब तुम कहना चाहते हो यहाँ पे -1 आ रहा है, ये माइनस प्लस होके 1, मतलब ये 0 हो जाएगा। आई कैप वाला कंपोनेंट रहेगा ही नहीं। फिर माइनस साइन, माइनस दे दो, माइनस जे कैप, ये तो -2 हो रहा है, सिंपल। -1 अच्छा, -1 और ये वाला माइनस प्लस, -1 -2 और यहाँ से जाके प्लस होके 2 जे कैप। ठीक है, -1 मतलब -2 के कैप। अब तुम कहोगे ये तो 0 हो गया, तो 0 है, यहाँ से 2 कॉमन जा रहा है, तो जे कैप माइनस के कैप। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये क्या निकला मेरे पास, जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसका A क्रॉस B का आंसर निकला। देखो यहाँ पे आई कैप भी है, जे कैप भी है, सॉरी जे कैप भी है, के कैप भी है, आई कैप तो नहीं है, आई कैप 0 हो गया यहाँ पे। मतलब एक्स एक्सिस में कोई कंपोनेंट है नहीं। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, तुम्हारे पास 2 वेक्टर्स थे, उन दोनों वेक्टर को तुमने क्रॉस प्रोडक्ट किया। करते हुए हमने डिटर्मिनेंट का हेल्प लिया। डिटर्मिनेंट को कैसे करना है मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है, और एक प्रॉब्लम कर लेंगे ताकि अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, पहली बार कर रहे हो ना, जो बच्चे फर्स्ट ईयर में है वो तो पहली बार कर रहे हैं।
तो ए क्रॉस बी जो हो रहा है अल्टीमेटली तुम्हारे पास जे कैप और के कैप, आई कैप नहीं रहा तो ये अलग बात है, नहीं रहा मतलब एक्स कंपोनेंट नहीं है, वाई और जेड कंपोनेंट है, बट देन वेक्टर तो है ना, ये चीज़ वेक्टर है, देखो ये चीज़ वेक्टर है ना। चलो अब ये तुम्हारे पास ए क्रॉस बी जो हो गया ना विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आ गया। अगर तुम्हें ये पूछा गया कि भाई इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, तो कैसे करोगे, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा। अगर तुमसे पूछ लिया कि तुमने तो क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया, बहुत अच्छी बात है तुमने क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया, मतलब तुम्हें पूछ रहा है कि भाई ए क्रॉस बी का मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर नहीं चाहिए। अगर तुम्हें ए क्रॉस बी का आंसर पूछा तो दिस इज योर आंसर, करेक्ट आंसर। बट अगर क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो सिंपल होगा, क्या है देखो, मान लो तुम्हारे पास ए क्रॉस बी करने के बाद क्या आया, ए क्रॉस बी करने के बाद आया क्या, 2j कैप माइनस 2k कैप। तो तुम्हें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी वेक्टर नहीं निकालना है, तुम्हें निकालना है इसका मॉड। तो मॉड मतलब हमारे पास ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप ऐसा होता है। तो ए वेक्टर का क्या होता है, √1² + 1² + 1² है ना, ये तो सीखा हुआ है हमने। तो ये एक वेक्टर है, इसको वेक्टर के लिए हम ऐसे लिख रहे हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, √i वाला कंपोनेंट तो है ही नहीं, तो i वाला कंपोनेंट 0² हो जाएगा, वो लिखा नहीं मैंने, और प्लस -2 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 + 4 8, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, 8 हो गया, तो 2√2 ये आंसर है तुम्हारे पास। ठीक है, क्लियर है। अगर तुमसे मैग्नीट्यूड पूछा तो ये आंसर है, अगर तुमसे मैग्नीट्यूड नहीं पूछा, पूछ रहे कि ए क्रॉस बी निकालो, तो दिस इज योर आंसर, जहां पे एक्स कंपोनेंट है नहीं। तो ये तरीका होता है कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालोगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट के साथ निकालते हैं तो हमारे पास बहुत चीज़ें बहुत शॉर्टकट में आ जाते हैं, बट डिटर्मिनेंट को जब करोगे तुम तब गलत मत कर देना। अगर मेरे पास मान लो अभी एक क्वेश्चन मैं ऐसे ले लेता हूँ कि ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप, और बी वेक्टर इक्वल टू कैप नहीं वेक्टर है, 9i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप, 9i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप, -6 + 9 ऐसा, हाँ ऐसे करने से इजी होगा, -6 + 9 ऐसे कर लो। चलो अब देखो, ये है तुम्हारे पास क्वेश्चन, ये अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन है तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट तुम्हें निकालना है, मतलब ए क्रॉस बी तुम्हें निकालना है। तो कैसे निकालोगे, बहुत जल्दी कर लेते हैं। चलो डिटर्मिनेंट तुम दे दोगे, फिर तुम आई कैप जे कैप और के कैप दे दिया तुमने। ठीक है, अब कॉफिशिएंट क्या है, 2 -3 -1 है ना, यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या है, -6 + 9 + 3। अब तुम कहोगे कि सर हमें पहले आई कैप को प्लस रखना है, रखते हुए इसको ढक देना है और इसको भी कवर अप करना है। तो 3 × 3 मतलब 9 हुआ, बट माइनस साइन है, -9 होगा यहाँ पे, जल्दी से करेंगे तो -9 होगा। फिर फॉर्मूला वाला माइनस 9 × 1, फॉर्मूला वाला माइनस 9 × -1, मतलब यहाँ पे 9 × -1, तो -9 हो रहा है पहला। फिर देखो पैटर्न के हिसाब से -j कैप लिखेंगे, मैंने कहा -j कैप लिखना है, तो इसको कवर अप करो और इसको भी कवर अप करो। तो 2 × 3 6 हो गया, फॉर्मूला वाला माइनस, 2 × 3 6 हो गया, फिर फॉर्मूला वाला माइनस, फिर -6 × -1, -6 -1 करने से 6 आता है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये फॉर्मूला वाला माइनस, और तुम्हारे पास 6 आया। कैसे, -6 और -1 करके +6 आया, ये फॉर्मूला वाला माइनस है। ठीक, फिर प्लस के कैप, आई होप कि नीचे दिखाई दे रहा है, तो ये कवर अप करो और ये भी कवर अप करो। ये कवर कर दिया, तुम्हारे पास ये दोनों रहते, ये 4 रहते, यहाँ पे ये दोनों, यहाँ पे ये दोनों, ये कवर अप कर दिया तुमने, और ये भी, तो 18 हो गया। तो यहाँ पे 9 2 9 जो 18 हो गया। फिर फॉर्मूला वाला माइनस दे दो, फिर -6 -3, तो -6 -3 करने से +18 होगा, ये तो फॉर्मूला माइनस है, यहाँ पे 18 हो गया। अब तुम देखो यहाँ पे ये 9 के आगे माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब -9 + 9 0 हो रहा है, 6 - 6 0 हो रहा है,
18 माइनस 18 जीरो हो रहा है। अल्टीमेटली यहाँ पे तुम्हें जो a क्रॉस b मिला ना, वो वैल्यू जीरो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से एक फिजिकल इंटरप्रिटेशन हम ये भी निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास, तो इसका आंसर जीरो है। पहली बात तो a क्रॉस b का आंसर जीरो है, मैग्नीट्यूड भी जीरो है। चलो, हमारे पास अगर a क्रॉस b इक्वल टू जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? क्या a जीरो था? तुम कहोगे सर a का मैग्नीट्यूड जीरो नहीं था। a का मैग्नीट्यूड तो कर सकते हैं हम, √2 स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर, ये जीरो नहीं आएगा कभी भी, स्क्वायर होके ऐड हो रहा है ना। तो देखो, हमें ये पता था कि a क्रॉस b जो होता है उसका मैग्नीट्यूड तो a b साइन थीटा होता है ना। अब अगर a और b दोनों ही जीरो नहीं था तो थीटा क्या था? तो तुम कहोगे सर थीटा इसका मतलब 0 डिग्री एंगल था, साइन 0 0 होता है ना। इसका मतलब हम ऐसे एक स्टेटमेंट कह सकते हैं, जैसे कि हमने डॉट प्रोडक्ट में कहा था, इफ टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। हम अब यहाँ पे ऐसे कहेंगे, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो। पैरेलल होगा तो एंगल जीरो होगा। अब तुम कहोगे सर एंटी पैरेलल होगा तब भी तो जीरो होगा, साइन पाई। हाँ, कह सकते हैं, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू ईच अदर देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो। इसको नोट कर लो आराम से, ठीक है। तो हमारे पास फाइनली हमने ये इंटरप्रेट की कि इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर या फिर एंटी पैरेलल टू ईच अदर देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो। हमने दो प्रॉब्लम किए। यहाँ पे मैं तुम्हें और प्रॉब्लम नहीं करवा रहा हूँ, कोई होमवर्क मैं तुम्हें दे नहीं रहा, इसलिए क्योंकि ये चीज़ तुमने फर्स्ट टाइम किया तो बारीकी से देखो। देखने के बाद मुझे कमेंट में बताओ कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर अच्छी तरीके से समझ चुके हो, आई होप कि मैंने पूरा बता दिया चीज़ें अच्छी तरीके से, ताकि तुम्हें समझ में आए। समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे बताओगे तो मैं अगले वीडियो में करवा दूंगा। अभी भी यहाँ पे एक टॉपिक रहता है कि फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। मैं यहाँ पे इसको लेंदी इसलिए नहीं करना चाहता कि डिटर्मिनेंट वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आए, तुम खुद से थोड़ा सा और प्रॉब्लम कर लो। यहाँ पे मैं होमवर्क नहीं दे रहा, जो दो प्रॉब्लम मैंने दिया उसको भी फिर से खुद से करो बिना देख के। जो नए हो बच्चे, जो अभी अभी मतलब डिटर्मिनेंट कर रहे हो, जो कि एच सेकेंड ईयर वाला चीज़ है, ठीक है, तो आगे जाके तुम्हें दिक्कत नहीं होगा। तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे फिजिकल इंटरप्रिटेशन करवा सकता हूँ, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम या फिर ट्रायंगल वाला केस जो होगा, बट मैं यहाँ पे करना नहीं चाहता, बहुत ज़्यादा लेंदी होगा और तुम कंफ्यूज हो जाओगे। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट बेस होता है, इसको बहुत जगह पे यूज़ करना है, तो मैं चाहूँगा कि इसको अच्छी तरीके से समझो। आई होप कि डॉट प्रोडक्ट समझ चुके हो, तो क्रॉस प्रोडक्ट को भी अच्छी तरीके से समझो। नेक्स्ट दिन हम ऐसे कर लेंगे, नेक्स्ट डे पे, कि फिजिकल इंटरप्रिटेशन कर लेंगे और कुछ एंट्रेंस वाला डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का जो क्वेश्चन होता है ना, उसको प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्रोजेक्टाइल होगा, तो प्रोजेक्टाइल बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। तो चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।